आरक्षण समान अवसर दिलाने की संवैधानिक व्यवस्था है। SC, ST, OBC और EWS को कानून के अनुसार आरक्षण मिलता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। जय हिंद भाइयों, आज मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ऐसे विषय पर वीडियो बना रहा हूँ जो कि आए दिन इस देश में हर साल 2 साल में कभी भी किसी को भी उचंग लग जाती है और उधम मचाने लग जाते हैं। रैलियाँ निकलती हैं, तोड़ फोड़ होती हैं, सरकार को गाली बकते हैं। और मैं ये नहीं समझ पाता कि ये सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ये पढ़ते नहीं हैं या क्या करते हैं या भड़काने में आ जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है। आज मैंने कुछ सर्च करी, पिछला कुछ इतिहास पढ़ा, अब की परिस्थिति देखी, तो कुछ बातें मेरी जानकारी में आई जो कि मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और आप अगर मेरी इस वीडियो पर, मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि ये वीडियो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब तक पहुँचे। और हो सकता है कि मेरी इस बात को लेकर के कुछ इस समस्या का समाधान हो सके। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, समस्या का समाधान होना चाहिए, समस्या बढ़नी नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। तो आज हम बात करेंगे आरक्षण पर, यानी कि आरक्षण है क्या, मतलब आरक्षण की आवश्यकता उस समय जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मन में आरक्षण का सवाल पैदा हुआ कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14 दिया, जिसमें कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो जाति बिरादरी के अनुसार नहीं होनी चाहिए। जो अपराधी है वो अपराधी माना जाए और उसको अपराध के अनुसार सजा दी जाए। तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 15 है जो कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध यानी कि खत्म करना, यानी कि धर्म, जाति, लिंग आदि के जो भेदभाव हैं, इनको लेकर जो भेदभाव उस समय पर होते थे उनको खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन वो आज भी चल रहे हैं, है ना। तो ये अनुच्छेद, अच्छा अगला अनुच्छेद दिया था 16 अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में समान अवसर, यानी कि सरकारी जितने भी विभाग हैं उस समय पर SC, ST, OBC के लोगों को नहीं नौकरी मिल पाती थी, क्योंकि उस समय पर शिक्षा का भी अवसर नहीं दिया जाता था। तो इसलिए बाबा साहब ने ये सरकारी विभागों में नौकरी का समान अवसर का जो प्रश्न डाला है, ये ही आज सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। क्योंकि अभी हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। अगला जो अनुच्छेद है 17, इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसको साधारण भाषा में कहें तो छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना। तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत की प्रथा, ये मानसिक तौर पर कुछ लोग आज भी विकृत हैं जो कि इस चीज को आज भी कर रहे हैं। अनुच्छेद 17 का उल्लंघन आज भी हो रहा है और अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन हो रहा है। जगह जगह पर आप देखते होंगे कि SC, ST, OBC के लोग जब कहीं अच्छे पद पर नौकरी पर भी होते हैं तो वहाँ भी उन्हें जाति बिरादरी के नाम से अपमानित किया जाता है। वो चाहे कितने भी काबिल हों, लेकिन उनको शोषण इस बात से किया जाता है कि वो SC, ST, OBC वर्ग से हैं। तो वो लोग इन अनुच्छेदों का आज भी पालन नहीं कर रहे। और दूसरी बात कि आपने देखा होगा कई बार ये चीज़ सामने आ चुकी है कि अगर SC, ST, OBC वर्ग का कोई व्यक्ति किसी सम्मानित पद पर है या राजनीतिक स्तर पर भी किसी अच्छे सम्मानित पद पर है तो उनको भी अपमानित किया जाता है। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब देश आगे बढ़ रहा है, ना कि पीछे जा रहा है। लेकिन जो अब देश में घटनाएं होती हैं, अभी कुछ समय पहले जो कॉकरोच पार्टी थी उसने एग्ज़ाम लीक होने के कारण
खूब उधम मचाया जंतर मंतर पर। फिर अब एक वर्ग ने सिर्फ आरक्षण के लिए उधम मचाया। तो पहले तो पिछला जो रिकॉर्ड है उसको समझ लीजिए आप। तो ये जो आरक्षण या वर्ग जो बांटे गए, 4 वर्ग जो बांटे गए थे, ये उस समय पर बांट दिए गए थे जो महाभारत काल था। क्योंकि मैंने जब पिछला सर्च किया तो हमारी जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसका अध्याय 4 में श्लोक 13 है और श्लोक में लिखा है कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि इसको अगर शुद्ध भाषा में कहें तो 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के विभाग के अनुसार बनाई है। तो ये महाभारत का जो युग था उसी समय पर ये विभाग कर दिए थे, बांट दिए थे लोगों को कि भाई कौन क्या काम कर रहा है, उसी हिसाब से उसको वर्ण दिया जाएगा, यानी कि वो माना जाएगा। तो जैसे कि उस समय पर जो ब्राह्मण कैटेगरी में आए वो अध्यापक थे, धार्मिक बौद्धिक जो ज्ञान रखते थे और जो राजा महाराजाओं को ज्ञान देते थे या धर्म का पालन कराते थे, उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया था। और जो क्षत्रिय कैटेगरी में थे वो शासन प्रशासन और रक्षा के कार्यों को करते थे। और वैश्य यानी कि वार्ष्णेय समाज, जो कि आज हम वार्ष्णेय समाज समझते हैं, कहते हैं, तो वो कृषि पशुपालन या व्यापार जो भी अपना खुद का काम करते थे उनको वैश्य वार्ष्णेय समाज में शामिल किया गया। और जो अन्य कार्य थे, छोटे मोटे कार्य थे, मजदूरी मेहनत का या किसी से पैसा लेकर उसके लिए कुछ भी करना, वो शूद्र कैटेगरी में यानी कि सबसे निचले स्तर पर रखा गया। और इन्हीं को ही बराबर के सम्मानित करने के लिए जब संविधान लिखा गया तो बाबा साहब ने ये चारों अनुच्छेद का निर्माण किया। लेकिन आज इतने वर्षों बाद भी संविधान के बनने के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1950 के बाद आज 75-76 साल हो गए, 2026 चल रही है, लेकिन आज भी संविधान के इन चारों अनुच्छेदों का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। एक वर्ग जो कि शिक्षित है और सक्षम है हर चीज के लिए, वो उस चीज के लिए लड़ रहा है जिसकी उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है। यानी कि अगर हम बात करें तो और सब चीजों को छोड़ दो, वो तो जैसे है वैसे रहेगी, लेकिन जो अब उधम जो मचता है, जो आंदोलन होता है, जो नारेबाजी होती है, वो सिर्फ इस वजह से होती है कि नौकरी में जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए। तो नौकरी में आरक्षण का मैं थोड़ा सा स्लैब आपको बता दूं कि एससी वर्ग के लिए सिर्फ 15% है और एसटी वर्ग के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%, यानी कि टोटल 49.5% इन लोगों को जो आरक्षित वर्ग हैं उनको सिर्फ 49.5% है। बकाया 5.5% उन लोगों को है जो उस समय से महाभारत काल से सक्षम हैं, शिक्षित हैं और हर विभाग में हर जगह उनके ही लोग बैठे हैं जो कि उनको सपोर्ट हर बात में करते हैं। क्योंकि देखो आप जानते हैं देश बहुत आगे बढ़ चुका है और सबके साथ ये घटित होता है कि अगर मान लो किसी विभाग में किसी जाति का कोई अधिकारी बैठा है और उसके पास अगर उसकी जाति का कोई व्यक्ति काम कराने पहुंचता है तो वो फौरन कर देगा और हो सकता है रिश्वत भी ना ले आज के समय में। लेकिन अगर उस विशेष वर्ग के जाति के व्यक्ति के पास कोई अन्य जाति का या ये कहें कि भाई एससी एसटी ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति काम कराने पहुंचेगा तो वो रिश्वत भी लेगा, परेशान भी करेगा और अपमानित भी करेगा। तो इसीलिए नौकरियों में
इन सभी वर्गों का व्यक्ति होना आवश्यक है। इसीलिए ये आरक्षण जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि हर समाज का व्यक्ति अगर वो सक्षम है तो वो वहाँ पहुँच सके, क्योंकि आरक्षण की उत्पत्ति वहाँ से होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाभारत काल से या जो वर्ण व्यवस्था उस समय पर हुई थी, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है करीब 3000 साल पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है। और जो एक वर्ग है SC ST OBC वर्ग, वो संविधान लागू होने के बाद उनको अपने अधिकार मिलना चालू हुए। और तब भी स्थिति ऐसी थी कि अगर सही मायने में अनुमान लगाएं तो SC ST की जो शिक्षा की प्रक्रिया है, अगर संविधान लागू होने के बाद से अगर हम ये मान के चलें कि भाई SC ST वर्ग को OBC को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षा पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जोर दिया। और उस समय के सबसे अधिक पढ़े हुए, सबसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनको कि आज कुछ वर्ग विशेष के लोग अपमानित करते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं। ये एक अलग ही तरह की मानसिकता है। भाई मूर्ति तोड़ दोगे तो लोगों के दिलों से थोड़ी आप उन्हें गिरा दोगे। तो खैर ये अलग विषय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर SC ST के लोग उस समय पर शिक्षित होना चाहते थे तो उन लोगों में, जहाँ तक हमारा अनुमान है उस समय भी और आज भी, कम से कम 60% लोग गरीब हैं, जिन पर कि इतना पैसा है ही नहीं कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करा सकें। तो वो कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में, जो कि SC ST वर्ग के पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है कि जनरल वर्ग का कोई व्यक्ति आज के समय में सरकारी स्कूल में पढ़ता हो? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि सभी लोग सक्षम हैं। अगर नहीं भी हैं तो उन्हें बहुत सी सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि हर जगह जाति का बहुत प्रभाव है। हर आदमी अपनी जाति के व्यक्ति को सपोर्ट करता है, लेकिन SC ST के लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने आदमी को सपोर्ट करने की बजाय जो लोग और हैं उनको अधिक सम्मानित समझते हैं, सम्मान देते हैं और सम्मान करते हैं। तो बात चल रही थी सरकारी नौकरी तक पहुंचने की। तो सरकारी नौकरी तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा का जो स्तर है तो SC ST वर्ग के लोगों में कम से कम 60% लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं, मजदूर किस्म के हैं। तो वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में, जहाँ के टीचर को सबसे ज़्यादा सरकारी काम दिए जाते हैं। स्कूल में कम पढ़ाते हैं। जनगणना हुई, वोटिंग हुई, कहीं कोई वैसे परेशानी हुई तो सरकारी स्कूलों में आजकल आप देख रहे हैं कि सैलरी तो दी जाती है, लेकिन उनसे बच्चों को पढ़ाने के अलावा अन्य बहुत से काम दिए जाते हैं। आए दिन छुट्टी होती है, छोटे मोटी छुट्टियों भी दे दी जाती हैं। तो इन स्कूलों में शिक्षा बहुत कम होती है, जिस कारण इस वर्ग के लोग शिक्षित कम हो पाते हैं, कम पढ़ पाते हैं। दूसरा वर्ग जो है OBC, तो OBC में उस समय पर भी कुछ लोग सक्षम थे, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि OBC में राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो भी कैटेगरी के लोग अब OBC में हैं। तो ये लोग इस कैटेगरी से काफ़ी सक्षम हैं, उछले ऊपर के स्तर पर हैं। तो ये CBSE जो बोर्ड है उस स्कूल में, यानी कि सरकारी स्कूल से अच्छे स्कूल में ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो इनका जो शिक्षा का स्तर है वो इन लोगों से अधिक है, तो इनके चांसेस इन लोगों की अपेक्षा सरकारी नौकरी पाने के ज़्यादा हैं।
अब बात आती है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 13% लोग, मेरा अनुमान है, बाकी तो हकीकत 1-8% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 13% लोग गरीब कैटेगरी के हो सकते हैं। तो अगर 13% लोग अगर गरीब भी हैं तो उनको उन्हीं के लोग, उनके समाज के लोग इतना सपोर्ट कर देते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो सरकारी स्कूल में आकर के पढ़ें। ओबीसी में मान सकता हूँ कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है कि भाई ये 27% लोग गरीब हैं, तो इनमें से कुछ लोग यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जनरल कैटेगरी की बात है तो उन लोगों में ऐसी स्थिति नहीं आती कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ें। चलो ये मान भी लिया जाए कि अगर जनरल कैटेगरी के भी कुछ लोग सरकारी स्कूल में पढ़े और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, 2019-20 में एक ऐसा आदेश हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि EWS कैटेगरी बनाई गई, जो कि गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उन लोगों को 10% का कोटा दिया गया। और ये लोग वो होते हैं जो कि ना तो SC में होते हैं, ना ST में होते हैं, ना OBC में होते हैं, सिर्फ जनरल कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो गरीब लोग हैं। यानी कि जहां मैं बात कर रहा हूं 13% की, तो 13% लोगों के लिए 10% नौकरियों में कोटा दिया गया। और 2019 के बाद भी अभी तक कई बार आरक्षण को लेकर इतना उधम मच चुका है, सरकार को गालियां दी जाती हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है, मुख्यमंत्री जी को गाली दी जाती है। मैं ये नहीं समझ पाता कि ये शिक्षित लोग उस समय अपनी शिक्षा को कहाँ बांध कर रख देते हैं जब ये रोड पर उतरकर उधम मचाते हैं सरकार के खिलाफ। पहले एक नियम हुआ करता था कि जो राजा या राज्य की नीति के खिलाफ बोलता था उसे राजद्रोह का दोषी माना जाता था, लेकिन आज के समय में जिसका जो मन करता है वो सरकार के खिलाफ बोलने लग जाता है, जिसका जो मन करता है वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने लग जाता है। तो ऐसा नियम हमारे जो अब अधिनियम है BNS और BNSS, ऐसा एक नियम है जिसमें कि राजद्रोह का दोष है, अपराध है। तो क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ उस कैटेगरी में, उस अपराध में कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग नियम नहीं जानते, कानून नहीं जानते, या ये कह लो कि भाई जानते हैं लेकिन उन्हें उधम मचाना है, सरकार के खिलाफ बोलना है, अपनी राजनीति चमकानी है, अपना फोटो खिंचाना है बस। तो मैं अपनी इन सारी बातों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग हैं, जो सबसे ज़्यादा सक्षम वर्ग है, वही अगर रोड पर उतरकर उधम मचाएगा तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता और ज़्यादा परिस्थिति खराब होगी। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई, कभी जाति बिरादरी के नाम पे लड़ाई, कभी आरक्षण के नाम पे उधम मचना। तो भाइयों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी भावना को समझ रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुँचे, जिससे कि ऐसा एक नियम बने कि ये आए दिन जो सड़क पर उतरकर आंदोलन होता है देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, उनके लिए सख्त कानून बनाए जाएं। और जो देश की नीति है, संवैधानिक नियम है, उनका जो लोग उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त नियम बनाए जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।